नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी जीसी लोन की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम आ गए थे चैप्टर 8 में, जो है लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म। दोस्तों, लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर। तो चलिए इसके देखते हैं कि इससे जो बनने वाले लैंडफॉर्म है वो कौन से हैं और उनके फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, ये लाइमस्टोन से बनने वाले फीचर कौन कौन से होते हैं वो तो बात की बात है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन और चॉक होते क्या हैं। दोस्तों, लाइमस्टोन और चॉक जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है दोस्तों, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में, मतलब कि जब मैं रॉक पढ़ा रहा था उसमें मैंने तीनों चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक को बहुत डिटेल में समझाया था। लेकिन अगर मैं यहाँ शॉर्ट में समझाना चाहूँ सेडिमेंट्री रॉक को, तो ये एक्यूमुलेशन से बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनका एक्यूमुलेशन होता है, वो एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह सीमेंटेड हो जाते हैं और वो एक रॉक फॉर्म करते हैं, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और दोस्तों, ये ऑर्गेनिक ओरिजिन का होता है। ऑर्गेनिक ओरिजिन कहने से मेरा मतलब है ये जिंदा वस्तु के एक्यूमुलेशन से बनते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं, सेल्स होते हैं, कई कई प्रकार में एल्गी भी होते हैं और कोरल्स होते हैं। इन सब के एक्यूमुलेशन से बनता है सेडिमेंट्री रॉक। और दोस्तों, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं उसमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जिंदा वस्तु है। ठीक है, वो जब डिकम्पोज होते हैं तो वो फॉसिल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो लाइमस्टोन होते हैं वो बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब CaCO3। और अगर उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में जिससे वो बना हुआ है, अगर उसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है तो उसको हम डोलोमाइट बोलते हैं। दोस्तों, चॉक जो होता है वो लाइमस्टोन का बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है। चॉक जो होता है वो सॉफ्ट होता है और कलर में वाइट होता है। ठीक है, और ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है लाइमस्टोन का, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अब लाइमस्टोन जो होता है वो सॉल्यूबल इन रेन वाटर, मतलब रेन वाटर में सॉल्यूबल होता है, मतलब ये घुलता है। ये जो स्टोन है, ये जब बारिश होती है तो ये घुलता है। जैसे मान लो कि ये पूरा लाइमस्टोन है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा है, अब उसमें जाके पानी जमा हो गया। ठीक है, पानी जमा होने के बाद क्या होता है, वो और घुलते जाएगा और उस गड्ढे को और बड़ा करते जाता है। ठीक है, और जब ये घुलते हैं और जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है उससे जब रिएक्ट करते हैं तो ये एक वीक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये भी आगे काम देगा। अब लाइमस्टोन से बनने वाले जो भी रीजन होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट उनकी टोपोग्राफी होती है। ठीक है, और ऐसे रीजन को हम कास्ट रीजन बोलते हैं। एक्चुअली कास्ट रीजन, इसका नाम कहाँ से आया, यूगोस्लाविया में एक डिस्ट्रिक्ट है कास्ट, जहाँ पे इस टाइप की टोपोग्राफी पाई जाती है, तो वहीं से इसका नाम आया कास्ट रीजन। तो आप ये चीज़ याद रखना कि लैंडफॉर्म और चॉक से बनने वाले जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी लैंडफॉर्म हैं, उनको हम कास्ट रीजन बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दरार होती है। ठीक है, और यहाँ पे सरफेस जो ड्रेनेज होता है, मतलब कि पानी की जो अगर ऊपर में आप खोजोगे, ढूंढोगे, वो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ये जो क्रैक्स होते हैं इसके अंदर पानी सिंक अंदर चला जाता है। ठीक है, और अंदर एक सरफेस जाकर रुक जाता है। सरफेस से रुकने के बाद वो बाहर आता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे मान लो यहाँ पे पानी अगर अंदर जा रहा है, नीचे कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी जगह होगी जो नॉन पोरस रॉक होगा, जहाँ से नीचे पानी नहीं जा सकता है, और उसके बाद जो पानी होता है वो छोटी सी स्ट्रीम बन के बाहर निकल जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं रिसर्जेंट। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा स्ट्रीम बन के निकल जा रहा है, तो इसको हम रिसर्जेंट बोलते हैं। अब जो लाइमस्टोन के जो लैंडफॉर्म होते हैं, जो टोपोग्राफी होती है, उसे बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, गड्ढे मतलब कि एक बहुत सारी दरारें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट। ये पूरा इलाका, ये जो पूरा आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट। अब जब समय के साथ बारिश पड़ेगी और जब यहाँ पे पानी जमा होते जाएगा, तो ये जो दरारें हैं ये उसको और बड़ा करते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक गड्ढा सा बन जाता है, दरार सा बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीक। और ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लिंट। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि जो भी लाइमस्टोन की जो भी लैंडफॉर्म है उसके ऊपर बहुत सारे सिंक होल पाए जाते हैं, मतलब यहाँ छोटे से एक गड्ढे से होते हैं, इसको शॉलो होल भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये जो सिंक होल है इसमें पानी जमा होते जाता है। पानी जमा होने के बाद क्या होगा, वो अपना धीरे धीरे उसको और घोलता जाएगा। ठीक है, घोलने के बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लाइमस्टोन जो होता है वो पानी में घुलता है, जो रेन वाटर होती है उसमें घुल जाता है वो, तो वो नीचे अपना कहीं ना कहीं एक रास्ता बना लेता है, ये वाला रास्ता, और अंदर एक तालाब भी बन जाता है। और जो मोस्टली जो वैलीज जो होती है ये इनकी ये ड्राई होती है, क्योंकि पानी टिकता ही नहीं है। वो क्या करेगा, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है और वो नीचे चला जाता है। ठीक है, अब जब
जब वो जो सिंक होल है वो और बड़ा होते जाएगा, मतलब होता है क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, मान लो ये छोटा सा गड्ढा है, अगर इसमें पानी जा रहा है, पानी जाने के बाद ये और गड्ढा बड़ा होता जाएगा, तो जब गड्ढा बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग डोलाइन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग डोलाइन बोलते हैं। अगर मान लो बहुत सारे डोलाइन मिलके एक बड़ा सा बहुत गुफा टाइप का, गुफा नहीं मतलब एक छेद टाइप का बना देते हैं, जैसे ये छोटा है ना ये बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उवाला। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें दोस्तों। ये देख लो आप, लाइमस्टोन जो पेवमेंट में बोला था वो जहाँ पे ग्रिक्स और क्लिंट पाए जाते हैं। ठीक है, और अंदर में मैंने आपको बताया कि अंदर में जो होता है वो गुफा बन जाता है, जो पानी के वजह से मतलब वो घुलता जाता है और एक दरार बनते जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केव, मतलब वो लाइमस्टोन के अंदर केव बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत गड्ढे बनते जाएंगे, उनकी परतें पतली होती जाएगी, तो वो क्या होता है एक तरह से ढह जाता है पूरा। एक बार पूरा जो होता है ना अंदर में, अगर गुफा बनते जा रहा है, अगर उनके सरफेस जो लेयर है वो छोटी होती जा रही है, पतली होती जा रही है, तो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के बाद क्या होता है, वो टूट जाता है। तो ऐसा जब होता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा सा बन जाता है, जिसको हम लोग गॉर्ज भी बोलते हैं और कैनन भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, जब अंदर जाके पानी जमा होते जाएगा, पानी जमा होने के बाद ये अंदर एक छोटा सा तालाब भी बना, जिसको हम लोग टेम्पोररी लेक भी बोलते हैं, ये लेक बना देता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी कुछ खास फीचर्स होते हैं। ये जो रीजन होता है कास्ट रीजन, यहाँ पे कुछ अलग तरह की फीचर्स पाई जाती हैं, वो देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों ये जो रीज़न है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स वहाँ पाई जाती हैं कुछ अलग तरह की, उनको हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और पिलर्स। ठीक है, अब ये तीनों क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब छत टपकती है, जैसे अंदर कोई मान लीजिए गुफा बन गया है, ठीक है, अब वहाँ से छत टपक रही है, अगर वो पानी अंदर से नीचे गिर रहा है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो लाइमस्टोन होता है वो घुल जाता है, किसमें, रेन वाटर में। तब वो जब वो नीचे टपकेगा तो वो अपने साथ कैल्शियम को भी लेके नीचे टपकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत तीखा सा, बहुत लंबा सा यहाँ बनते रहता है। तो होता क्या है कि समय के साथ पानी तो उड़ जाता है और कैल्शियम को वहीं छोड़ देता है। तो कैल्शियम को जब वहाँ छोड़ देता है तो यहाँ पे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको लोग बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स। अब होता क्या है कि जब वो पानी नीचे टपकेगा, ऐसा तो नहीं है कि पानी वो ऊपर ही जो वो इवापोरेट हो जाएगा, ऐसा वो तो नीचे टपकेगा ना। तो जब वो नीचे टपकता है और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बना देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैलेग्माइट्स। अब होता क्या है, अब ये भी जम जाएगा। अब मान लीजिए समय के साथ ये पानी जो इवापोरेट हो जाएगा और कैल्शियम को वहीं छोड़ देगा, तो ये स्टैलेग्माइट्स बन जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब मान लीजिए यहाँ से टपक रहा है स्टैलेक्टाइट्स और नीचे से स्टैलेग्माइट्स बन रहा है। ठीक है, तो ये बनने के बाद क्या होता है, एक पिलर सा बना देता है, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो इसको हम लोग पिलर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे दोस्तों फीचर आपको मिल जाएंगे नॉर्थ वेस्ट यूगोस्लाविया में, कॉजेज डिस्ट्रिक्ट है साउथ फ्रांस में, पेनाइंस है ब्रिटेन में, और केंटकी रीजन यूनाइटेड स्टेट में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जहाँ पे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इंसानों की गतिविधियों का इस लैंडफॉर्म में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सरफेस ड्रेनेज जो होती है वो ज़ीरो को होती है, मतलब या तो ना के बराबर होती है। तो होता क्या है, सारा पानी तो ज़मीन के अंदर नीचे सिंक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे लेयर जो सॉइल की लेयर है वो बहुत थिन होती है, तो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन यहाँ पे नहीं होता है। हल्के फुल्के घास फूस उग सकते हैं जो मवेशियों के चरने के काम आ सकते हैं। ठीक है, उसका जो दोस्तों यहाँ मेन मिनरल पाया जाता है वो है लेड। और दोस्तों जो अच्छे क्वालिटी के जो लाइमस्टोन है वो बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ होते हैं और सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इंसानी गतिविधियों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों देख लेते हैं चौक लैंडफॉर्म के बारे में। दोस्तों हालांकि होता क्या है, जो चौक का लैंडफॉर्म होता है वो लाइमस्टोन के लैंडफॉर्म से बहुत ही अलग होता है। यहाँ पे जो सरफेस ड्रेनेज होता है वो बहुत कम होता है या फिर ज़ीरो के बराबर होता है। दूसरी बात क्या होती है कि ये यहाँ पे बहुत सारे शॉलो होल्स या फिर सिंक होल नहीं बन पाते हैं, तो यहाँ पे केव नहीं बन पाता है क्योंकि वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, अब ये कोम्बोस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो सरफेस ड्रेनेज होती है वो बहुत कम होती है या फिर ज़ीरो के बराबर होती है। मतलब यहाँ जो नदियाँ बह रही थी या फिर जो भी हल्के फुल्के स्ट्रीम्स है वो अब ड्राई हो जाते हैं, और ये एक अलग तरह के लैंडफॉर्म या फिर टोपोग्राफी या फिर कोई फीचर आप बोल सकते हो, तो वो बनाना है, तो उसको हम लोग कुम्स बोलते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा चैप्टर 8 जो था बस इतना ही था। बहुत छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप एक ही लेक्चर में देख के समझ जाओगे, या फिर आपको नहीं भी समझ में आता है एक बार में तो आपको आप इसको एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि पूरी ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसमें देख लेना। उसमें मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर दिया है, और हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 9 में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।